आपका आवाज़ अड्डा में। और राजनीति में मतभेद तो अक्सर हम लोग देखते हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति दिख रही जहां पे मनभेद दिख रहे हैं और दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि वो खाई में कन्वर्ट होती दिख रही हैं। हमने देखा अभी कि नई संसद का जब उद्घाटन हुआ तो विपक्ष वहाँ पे नहीं था, विपक्ष ने बायकॉट किया। सरकार ने भी मनाने की कोई वैसी कोशिश नहीं की कि चलो अगर वो बायकॉट कर रहे हैं तो एक बार रीच आउट करें, उनको वापस लाएं, मान जाएं, हो सकता है, या अपनी तरफ से आप फ़र्ज के तौर पे आपको मिलना चाहिए, वो भी दिखा नहीं। विपक्ष ने भी जिस तरह की टिप्पणियां की, किसी ने कहा कि ये ताबूत की शक्ल का है तो ये ताबूत बन रहा है, कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के खिलाफ भी बातें कही गई। ये दिखाता है कि राजनीति में लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा हो गई है। इस तरह की तल्खी अमूमन राजनीति में हम लोगों ने नहीं देखी है। ज़्यादातर मतभेद होते थे, बातचीत होती थी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते थे, लेकिन अब वो पॉलिटिकल डिफरेंस उससे आगे बढ़ गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ, जिसको कहते हैं कि मैं वो हार्ड वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि बहुत घृणा जैसी स्थिति है कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे इवेंट लगातार आप इस फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं कि सरकार का कोई भी काम होगा, विपक्ष उसका विरोध करेगा, विपक्ष का कोई चीज़ होगी तो सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये स्थिति जो है लगातार बनती जा रही है, जो कि ऐसा लगता है कि 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं वो दरअसल बहुत खास होंगे। वो आम चुनाव उनका नाम कहा था, लेकिन वो बहुत ही खास होने वाले हैं और वो एक तरीके से धर्म युद्ध हो रहे हैं कि आपको एक साइड में होना है, आपके पास चॉइस नहीं है, आप या तो इधर है या उधर है, बीच में नहीं रह सकते। आप तटस्थ रहने की गुंजाइश क्या खत्म होती जा रही है? क्या इस तरीके की डेमोक्रेसी हम डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे विरोध या विपक्ष का मतलब है आप मेरे दुश्मन हैं, या आप सरकार में हैं और आप मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो आप गलत हैं? ये जो 2x2 का फार्मूला दिख रहा है, इसी पे आज बातचीत होगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है और 2024 के चुनाव मुझे लगता है इसी के इर्द गिर्द होने वाले हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों लामबंद है और 1 by 1 के इलेक्शन होते हुए पूरे देश में दिख रहे हैं, ऐसा माहौल से लग रहा है। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही विद्वान पैनल हमारे साथ जुड़ा है, परिचय कराता हूँ आपका। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हमारे साथ हैं। अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत लंबे समय से पॉलिटिक्स को वॉच कर रहे हैं। विकास पाठक जी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चुनावी राजनीति और समकालीन राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के फेलो राहुल वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने कहा कि राजनीति अब एक मतभेद से आगे मनभेद की स्थिति में पहुंच चुकी है। चाहे जिस राजनीतिक दल को लीजिए, सत्ता पक्ष को लीजिए, विपक्ष को लीजिए, जिनकी एक सीट नहीं उनको लीजिए, जिनका कुछ भी नहीं उनको लीजिए, तो ये जो एक बहुत विकराल रूप का डिवाइड बनता जा रहा है, इसको थोड़ा समकालीन बनाने के लिए 24 का इलेक्शन जोड़ देता है कि उस नज़रिए से कैसे देखते हैं। शेखर अय्यर जी, ये जो नए तरीके की राजनीति और नया डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये क्या हो क्या रहा है? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसकी शुरुआत 2014 का जो मैंडेट से शुरू हुआ, फिर 2019 के मैंडेट से और ज़्यादा इसकी ये बनी, इसकी क्या कह सकते हैं, जोश बनी इस तरह की राजनीति की। फिर अभी जो आने वाले चुनाव है 2024 के चुनाव, इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वो सरकार की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से, वो अपने अपने स्टैंड पर अड़े हैं। इसीलिए क्योंकि अभी समय बहुत कम है, इस समय वो कोई कोऑपरेशन दिखा नहीं सकते। ऑपोजिशन खास करके वो इस समय, उनको तो जब एक वॉर क्राई शुरू हो गया है, यूनिटी की बात हो रही है, आगे जो 10-11 महीना जो भी है, उनको लग रहा है कि अब इस वक्त इनको क्या कंसेशन देना है, और वो भी जानते हैं कि सरकार भी कुछ नहीं करेगी। देखिए, बेसिकली क्या हुआ है जो मैं समझता हूँ, अब 2000 चुनाव में जिस तरह मैंडेट आया, क्योंकि जिस कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं, जब बड़े कोऑपरेशन था, कंसेंसस की बात थी, उस समय किसी पार्टी की इतनी बहुमत नहीं थी। वाजपेयी जी के एनडीए सरकार हो, पूरा एलाइंस पे डिपेंडेंट थे, या यूपीए के सरकार हो, यूपीए 1 हो या 2 हो, ज्यादातर डिक्टेशन अलाइंस से आता था। तो एक प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वहां पे ज्यादा रोल नहीं थी। और आपने देखा होगा, इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल जो कार्यकाल उनका रहा, वो परफेक्ट पर्सनालिटी थे
उस सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को मैनेज करने के लिए। लेकिन 14 में जो हुआ है, एक प्रकार से जो बहुमत मिली है, वो भी 30 साल के बाद एक पार्टी को और एक व्यक्ति की कारण जो बहुमत मिली, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में ही हुआ। पहला प्रॉब्लम, ऑपोजिशन को ये मैंडेट स्वीकार नहीं हुआ, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। पहले दिन जब चुनाव की नतीजा है, उस दिन तो बोल दिए भाई हम लोगों की ये को हम मान रहे हैं, वी एक्सेप्ट पीपल्स वर्डिक्ट, लेकिन वो वर्चुअली एक्सेप्ट नहीं हुआ। तब पहले दिन से ही आपने देखा होगा ऑपोजिशन लगातार इस मैंडेट को क्वेश्चन करने लगी, जिस बात को लेकर प्राइम मिनिस्टर को बहुत कष्ट हुआ। भाई इतना बड़ा मैंडेट मिला, इसको स्वीकार नहीं कर रहे, तो कहने लगे भाई आपने गुमराह किया, आपने विविकरण किया, आपने लोगों को झूठ बोले, आपने सारे फॉल्स प्रोमिसेस दिए। ये लगातार चला। फिर 2019 आई, 19 में भी जो परिणाम, तो उस समय भी ऐसे ही था कि क्या बीजेपी वापस आ पाएगी, नंबर मिल पाएगी, अगर नंबर नहीं है तो कहां मोदी जी बनेंगे, गडकरी बनेंगे, राजनाथ बनेंगे। इस तरह भी ऑपोजिशन की तरफ से काफी स्पेकुलेशन हुआ और खुल के स्पेकुलेशन हुआ, लेकिन नतीजा दूसरा आया। तब भी यही बात आई, भाई ये मैंडेट भी हमें स्वीकार नहीं है, आपको बालाकोट विजय से मिला, इससे मिला, उससे मिला। तो ये जो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ मैंडेट को से ही शुरू हुआ, और लगातार गवर्नमेंट को भी लगा भाई ये तो हमारे साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो मैंडेट के ही नहीं मानते, तो हमारे खिलाफ है। तो ये हार्डन होता चला, और कोई नहीं था जो इस लॉक जैम को ब्रेक करे। ये जो 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 ठंडी दीवार बन गई थी, इसको तोड़ने के कोई व्यक्ति नहीं थी, ना ऑपोजिशन में कोई ऐसा कोई व्यक्ति या सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति, क्योंकि दोनों तरफ से कोई इच्छा ही नहीं था। इसलिए आज ये परिस्थिति हम देख रहे हैं। जी शेखर सर, एक सवाल और इसी बनता है, जो आप कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस ही नहीं था, उसके पीछे क्या कारण है? क्या मैंडेट एकदम सरप्राइजिंग था इनके लिए? विपक्ष की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ, ये उनकी मानसिकता को समझना चाहता हूँ कि वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे। जैसा आपने कहा कि 14 से वो क्वेश्चन कर रहे थे विक्ट्री में, उसके पीछे क्या कारण है कि एक मान्य जो कल्चर था या मान्य मूल्य थे वो ध्वस्त हुए, नई चीज आगे जिसको एक्सेप्ट करना ही मुश्किल था? क्या रीजन क्या था, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे? नहीं, जो कारण अभी बता रहे हैं वो सारे हैं। उसके साथ साथ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वर्किंग स्टाइल, देखिए जो पहले क्या बाउंड्री था कि ठीक है 5 साल आप रूल कीजिए, फिर चुनाव होगा, फिर हम आ जाएंगे, तो ज्यादा आप हमें नहीं छेड़ेंगे, हम भी आपको नहीं छेड़ेंगे। एक फॉर्मूला इसी तरह एक अंडरस्टैंडिंग था। वो अंडरस्टैंडिंग से बाहर चले गए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वैसे दिल्ली के ये नहीं है, मतलब अवश्य दिल्ली में काफी उनका ये रहा है, दिल्ली में रहे, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है, वो सब ठीक है, लेकिन उनका अप्रोच टोटली अलग था। और जिस तरह जैसे करप्शन के मामले केसेस आने लगे, फिर ही उस पर कार्रवाई हुई, ईडी रेड हुआ, आईटी रेड हुआ, ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो चीजें जो शुरू हुई, उसका तो बाद में आपने देखा होगा 2014 से 19 से ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन जोर नहीं पकड़ी, लेकिन 19 के बाद आपने देखा होगा नेशनल हेराल्ड केस, एक एक केस, और वो ममता के खिलाफ हो या शरद पवार के साथियों के खिलाफ हो या डीएमके के जो करुणानिधि के परिवार के मतलब जो जुड़े हुए लोग उनके खिलाफ हो, और या पिनराई विजयन गोल्ड स्मगलिंग केस ले लीजिए। तो इस तरह जब केसेस आने लगे, उनको लग रहा कि भाई ये प्रशासन जो है हमें फिनिश करने की चक्कर में है। ये जो अकोमोडेशन था पहले, ठीक है आप 5 साल रहिए और हम 5 साल रहेंगे, एक प्रकार से आप हमें नहीं छेड़ेंगे, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, जो बात महाराष्ट्र में भी काफी चला, यही ये था। इसलिए फर्क नहीं पड़ा शरद पवार सीएम रहे या और कोई सीएम रहे, शिवसेना रहे या एनसीपी रहे या कांग्रेस रहे, आपस में कभी किसी का इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन ये सब बदला 2014 में, जो बदलाव शुरू हुई 19 के बाद ज्यादा हुआ। ज्यादा होने के बाद उनको लग रहा था भाई कहीं अकोमोडेशन ही नहीं है, लिव एंड लेट लिव नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का हमेशा मानना था भाई मैं थोड़ी लिव लेट लिव के लिए हूं, मैं कुछ ना करूं तो ऐसे ही चल जाएगा, मैं तो बदलने के लिए आया हूं। तो ये जो डिफरेंस ऑफ अप्रोच, डिफरेंस ऑफ पर्सनैलिटी, एंड मोदी जी बीइंग एन आउटसाइडर मैं कहूंगा, क्योंकि ये सारे चीजें वो दूर से देख रहे थे और उनको लगा कि मुझे जो मैंडेट आया वो तो चेंज करने के लिए, स्टेटस को लिए नहीं है। तो आज ये परिस्थिति आ गई है। अब सारे ऑपोजिशन क्या कह रहे हैं, भाई किसी तरह और 10 महीना गुजर जाए, चुनाव आ जाएगा, ये हट जाएंगे, इनको हटा देंगे, फिर हम आ जाएंगे, फिर देखा जाए। यही उम्मीद में अभी चल रहा है मामला। इसलिए पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन हो या किसी चीज का हो, देखिए वो इसमें भी मुझे नहीं लगता कोई सब्सटेंस पे कोई बड़ा रिएक्शन हुआ है भाई पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर। इसीलिए तो बहस ये भी हुई ना भाई, पहले भी हुआ है, इसमें क्या पार्लियामेंट बिल्डिंग की आवश्यकता को लेकर भी पहले भी। लेकिन सवाल है भाई
भाई इनकी कार्यकाल में सब हो रहा है तो इनको फिर ये ऐसे क्यों कर रहे हैं जैसे इनको क्रेडिट मिलेगा? क्या 2024 भी मैंडेट ऐसे ही ले लेंगे? तो कहीं ना कहीं डर है, सर्वेल की बात है। और आज एक स्थिति पहुंच गई है, उनको लग रहा है भाई यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ओके विनोद जी, मुझे ध्यान है जब जीत के आए थे मोदी जी तो उनके दो वक्तव्य बड़े इंटरेस्टिंग थे। वो मैं संदर्भ के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ओपनिंग कमेंट आपसे, जैसे उन्होंने एक बार कहा था कि मैं लुटियन जोन्स के लिए नया हूँ, तो उसके बहुत मतलब थे। खान मार्केट गैंग का भाई वो बार बार जिक्र करते थे। लेकिन मूल प्रश्न की तरफ मैं आपसे ये आना चाहता हूँ कि जो इतनी तलखी बढ़ गई है, जो इतना जबरदस्त डिवाइड हो गया है कि अब वो दिखता है कि वो बहुत बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब पर्सनल है। मुझे तो कोई याद नहीं आता कि कभी पक्ष विपक्ष के बीच में, टॉप लीडर्स के बीच में कोई अनौपचारिक चाय पर कोई बातचीत हुई हो, कभी ये कोई टेलीफोनिक चर्चा होती तो मुझे आइडिया नहीं है। ये जो एक बड़ा डिवाइड क्रिएट हो गया है, और जैसा शेखर सर कह रहे हैं कि 14 के बाद से ये लगातार बढ़ता गया है, क्यों हुआ ऐसा? आपके हिसाब से क्या है? इसकी बुनियाद में जाना पड़ेगा नीरज जी। हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन और सत्ता पक्ष जो है वो विरोधी होते हैं, दुश्मन नहीं होते। शत्रु का भाव नहीं होता, शत्रुता का भाव नहीं होता। आप देखिए कि इमरजेंसी में सारे अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद जब जनता पार्टी सरकार बनी तो इंदिरा गांधी को जेल में डालने की पूरी कोशिश की और गिरफ्तार भी किया। तो उस वक्त भी काफी कटुता हो गई थी। हालांकि उस वक्त मधुलिमाई जैसे लोग भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया था कि नहीं होना चाहिए, बदले की भावना से राजनीति नहीं होती है लोकतंत्र में। उसके बाद फिर इतिहास है, राजीव गांधी की सरकार जब 400 से ज्यादा मैंडेट लेके आई थी तो उस वक्त जो उनकी सरकार के कर्णधार थे, जैसे अरुण नेहरू, अरुण सिंह और जो उस वक्त 4-5 लोग चला रहे थे, वो विपक्ष को बड़ी हिकारत की नजर से देखते थे। ये भी सच है, और बहुत लंबे समय तक हिकारत की नजर देखते रहे। और बाद में स्थिति ये बन गई विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, कांग्रेस और तत्कालीन विपक्ष के बीच में, कि विपक्ष ने सामूहिक इस्तीफा तक दिया था लोकसभा से। ये भी इतिहास में दर्ज है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कुछ हो रहा है, ये इस तरह की चीजें होती रही हैं। लेकिन व्यक्तिगत तलखी की जो आप बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा जो है इस दौर में ज्यादा है। और उसके पीछे बुनियाद ये है कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात से ही ये मतलब झगड़ा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में शुरू हो गया था। और जिस तरह गुजरात में कांग्रेस के नेताओं के साथ और वहां के विपक्ष के साथ जो व्यवहार था, गुजरात के नेता आके शिकायत करते थे कि हाउस में उनको वो नहीं किया था और वो काफी इस बात को लेकर प्रकट करते थे। तो यहाँ जो यूपीए सरकार शासन में थी तो ये मोदी जी को घेरने के लिए तमाम सारे अपने तरीके अपना रहे थे। तो लड़ाई जो व्यक्तिगत है वहां से शुरू हुई। ये भी सही है जो शेखर भाई कह रहे थे कि ये उम्मीद नहीं थी कांग्रेस के नेताओं को 2013 तक कि मोदी जी को इतना बड़ा मैंडेट मिल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 284 सीटें जीत लेगी। मैं तो सब तमाम कांग्रेसी मंत्रियों से बात करता था कि भाई 2013 में 14 में क्या होगा, तो सब कहते थे यार क्या है, बीजेपी तो जो है इतना तो मिल, पहले तो मोदी को बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी, अडवाणी जी नहीं होने देंगे, और अगर स्वीकार भी कर लिया तो जनता भी इतना मैंडेट थोड़ी देगी। फिर कोई या तो कोई राजनाथ सिंह जैसा व्यक्ति बनेगा या मिलीजुली बनेगी। तो उसमें मतलब इस तरह का उनका मानस था। लेकिन जब 2014 के नतीजे आए तो एक झटका लगा, सेटबैक लगा, और सही बात है उसको मन से स्वीकार नहीं कर पाएंगे विपक्ष के नेता। लेकिन दूसरी तरफ इधर इनको झटका लगा और उधर दूसरे जो बीजेपी थी और खासकर जो मोदी जी की टीम थी उनका हौसला बढ़ गया और उनको लगा कि अब तो हम जो है इस देश के बहुमत से शासक हैं। तो तभी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया। आजादी के बाद कभी भी किसी भी दल ने किसी दल को टारगेट करके मुक्त का नारा नहीं दिया कि जनसंघ मुक्त भारत हो या कम्युनिस्ट मुक्त भारत हो। ऐसा नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और राजीव गांधी तक नहीं हुआ, लड़ाइयां होती रही, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का नैरेटिव चलाया गया बहुत लंबे समय तक। तो ये सारी चीजें उसमें शामिल है। और उसके बाद फिर विधानसभाओं के चुनाव में लड़ाइयां जिस तरह से हुआ, फिर केसेस एक दूसरे पर, नेशनल हेराल्ड का मुद्दा आ गया, वो केस हुआ, वो जो केस 2015 में ईडी ने बंद कर दिया उसको फिर खुलवाया गया, उस ईडी का जो है वो हटा दिया गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत होती चली गई, क्योंकि मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके खिलाफ भी बहुत सारे मामले खोले जा रहे थे और व्यक्तिगत हमले हो रहे थे। तो ये लड़ाई वहां से शुरू होती है और अभी भी चलती रही। उसके बाद जैसा कि शेखर ने कहा कि उम्मीद थी कि 2019 में जो है शायद सरकार बदल जाए या मैंडेट इतना बड़ा ना मिले, मिलीजुली सरकार आए तो फिर, लेकिन 2019 में और ज्यादा मैंडेट मिल गया। अब वो क्यों मिला, कैसे मिला वो अलग बात है, लेकिन मिल गया। 303 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती और उसके बाद एनडीए मिला के 353 सीटें हो गई।
तो वो भी बड़ा मुश्किल हो गया कि क्या होगा। अब जहां तक ईडी सीबीआई उसकी बात है, कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन जिस तरह उसमें ये ठीक है अपोजिशन के नेताओं पर रेड्स हुई और उनमें जो शामिल हो गए बीजेपी में उनको बिल्कुल वो कर दिया गया कि भाई ठीक है हमारी शरण में आ गए तो फिर उसके बाद आप फ्री है भाई, यहाँ तक कि वो तो मुख्यमंत्री और तमाम पदों से लोग नवाजे गए। तो ये सारी चीजें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में गहरी खाई पैदा करने लगी और वो खाई इतनी गहरी हो गई, संवादहीनता तो शुरू से थी, वो बिल्कुल ही संवाद शून्यता में बदल गई। संवादहीनता जो है संवाद शून्यता में बदल गई। और जैसा कि आपने खुद कहा कि हमें आपको नहीं याद आता है कब प्रधानमंत्री ने अपोजिशन के नेताओं से खुल के बात की या अपोजिशन के नेताओं ने कब जाकर प्रधानमंत्री को किसी अच्छे काम के लिए बधाई दी, स्वीकार, मतलब वो जो चीज थी कि कुछ भी आप करिए तो हमें आपका विरोध करना है। और भाषणों में विपक्ष को जिस तरह से रिडिक्यूल करना है तो दोनों तरफ से हुआ ये। इसलिए मैं किसी लेकिन होता चला गया और नौबत ये आ गई कि आज दो खेमे बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। करेक्ट, ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, इसीलिए